गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। ई लेक्चर के इस सीरीज में आज हम लोग विधि प्रथम वर्ष के पेपर फैमिली लॉ फर्स्ट हिंदू लॉ के टॉपिक सेक्शन 15 को यहाँ पे सेक्शन 15 पर यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। सेक्शन 15 जो है वो कि कोई डाइवोर्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि डाइवोर्स जिस व्यक्ति ने ले लिया, कोई भी पक्षकार जिन्होंने हस्बैंड वाइफ ने जब डाइवोर्स ले लिया तो वो वापस से रीमैरिज कब कर सकते हैं, पुनर्विवाह कब कर सकेंगे से संबंधित है। तो सेक्शन 15 हमें प्रोविजन बताता है डाइवोर्स्ड पर्सन व्हेन मे मैरी अगेन, कब वो व्यक्ति, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही तलाक हुआ और नेक्स्ट डे कोई मैरिज कर ले। तो सेक्शन 15 में वे कंडीशंस बताई गई हैं जबकि कोई व्यक्ति अगर जिसे तलाक के बाद मैरिज करनी है तो वो किन परिस्थितियों में या किन स्थितियों में मैरिज कर पाएगा। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। व्हेन ए मैरिज हैज बीन डिसॉल्व्ड बाय ए डिक्री ऑफ डाइवोर्स एंड आइदर देयर इज नो राइट ऑफ अपील अगेंस्ट द डिक्री और if there is such a right of appeal, the time for appealing has expired without an appeal having been presented or an appeal has been presented but has been dismissed, it shall be lawful for either party to the marriage to marry again। अर्थात जब विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा कोई मैरिज खत्म की गई है, समाप्त की गई है, तो जब उस जैसे ही डिग्री मिली लॉअर कोर्ट द्वारा तो उस डिग्री के खिलाफ अगर अपील करने का राइट नहीं है, कई डिग्री में आपने देखा होगा, कई केसेस में देखा होगा कि उनमें फर्दर जो है अपील करने का राइट नहीं होता है। तो अगर उस वहाँ पे अपील करने का कोई अधिकार नहीं है तब वो मैरिज कर पाएंगे, तुरंत कर पाएंगे। और लेकिन यदि अपील करने का राइट है उसमें तो फिर अपील करने के समय वो समाप्त नहीं होने, जब तक अपील करने के समय का अवसान न हो जाए या समाप्त नहीं हो जाए या अपील कर दी गई तो खारिज न कर अपील की गई और वो खारिज ना हो गई हो, तब तक कोई भी पक्षकार विवाह करेगा तो वो विधिपूर्ण नहीं होगा। अर्थात इसका सीधा तात्पर्य ये है कि तुरंत जैसे ही डाइवोर्स की डिक्री किसी कोर्ट द्वारा मिलती है तो कोई भी व्यक्ति तुरंत मैरिज नहीं कर सकता। तुरंत मैरिज वो तब कर पाएगा वापस पुनर्विवाह जबकि उस केस में अपील करने का प्रावधान नहीं हो। लेकिन अगर आप देखिए, मान लीजिए अगर अपील करने का राइट है तो इसको हम एक छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी की मैरिज डिसॉल्यूशन हो गई डाइवोर्स द्वारा, डाइवोर्स की डिक्री कोर्ट ने जारी कर दी। अब मान लीजिए वो व्यक्ति मैरी कर लेता है, हस्बैंड वापस से मैरिज कर लेता है पुरुष जो है, और फीमेल क्या करती है उसकी अपील कर देती है फर्दर कोर्ट में। और अगर उससे हायर कोर्ट जो है, जिस कोर्ट ने उसको डिक्री दी थी डाइवोर्स की, वो उसको रिवर्स कर देता है, मान लीजिए एग्जाम्पल है ये एक, कि वो रिवर्स कर देता है कि ये अब जो है डाइवोर्स नहीं होना चाहिए और डाइवोर्स नहीं मिलेगा इन ग्राउंड्स पे। तो फिर क्या होगा कि जो उसने मैरिज की वो, और अब जो उसकी पहले से वाइफ है, क्योंकि जो डिक्री है वो तो उसने कैंसिल कर दी डाइवोर्स की कि ये इस ग्राउंड पे डाइवोर्स हो ही नहीं सकता, तो फिर जो उसने सेकंड मैरिज की उसके लिए बाइगेमी का अपराध बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे सेक्शन 15 जो है कि पिछले सेक्शंस में हमने डाइवोर्स पढ़ा कि डाइवोर्स तो ले लिया लेकिन डाइवोर्स होते ही तुरंत कोई भी व्यक्ति मैरिज नहीं कर पाएगा। कुछ टाइम पीरियड फिक्स है जिसे हम लिमिटेशन एक्ट्स में पढ़ते हैं कि जब अपील करने के समय का अवसान हो जाए, और अपील नहीं की तो समय बीत गया, अब अपील तो होगी नहीं, इसलिए या तो अपील नहीं हो सकती हो या फिर अगर अपील हो पा रही हो, अपील किसी ने कर दी तो फिर अपील खारिज हो, तब वो व्यक्ति मैरिज कर पाएगा। मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा ये सेक्शन 15 को इसमें संशोधित करके इसमें जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति तभी मैरिज कर पाएगा कि जब अपील करने का उसके पास कोई अधिकार ही नहीं हो, अर्थात नो राइट ऑफ अपील अगेंस्ट द
डिक्री। जो डिक्री विवाह विच्छेद की मिली है उसके अगेंस्ट में अपील करने का अधिकार नहीं हो। सेकंड, द अपीलिंग टाइम हैज बीन एक्सपायर्ड, कि अपील करने के समय का अवसान हो गया हो। जैसे अगर अगर जो मान लीजिए क्रूल्टी ग्राउंड पे डिग्री मिली और अपील करने का समय उसमें जो है वो बीत गया और दूसरे पक्षकार ने अपील नहीं की, तो फिर उसके बाद जैसे ही समय बीतता है दूसरा पक्षकार या दोनों पक्षकार वापस से मैरिज करने को स्वतंत्र हैं। इसी तरह अपील हैज बीन डिसमिस्ड, कि अगर मान लीजिए किसी पक्षकार ने अपील तो कर दी लेकिन अगर अपील खारिज कर दी गई तो फिर दूसरा पक्षकार या दोनों पक्षकार जो है मैरिज करने को स्वतंत्र हैं। क्योंकि अगर अपील कर दी तो फिर जब तक केस चलेगा और अपील अगर एंटरटेन हो गई तो जब तक केस चलेगा और फिर से उसमें कोई डिसीजन नहीं आएगा जब तक वो दोनों फिर से पुनर्विवाह या नहीं कर सकते या कहीं भी मैरिज नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो फिर जो हमने सेक्शन 5 के फर्स्ट क्लॉज में पढ़ा था कंडीशन ऑफ ए हिंदू मैरिज में, कि अगर किसी पक्षकार के हस्बैंड या वाइफ लिविंग स्पाउस होते हुए वो कोई मैरिज करता है तो फिर बाइगेमी का अपराध बनेगा। इसलिए कि अपील न हो पा रही हो अगेंस्ट में, कि कोई अधिकार ना हो या फिर अपील के समय का अवसान हो गया हो या फिर अपील खारिज कर दी गई हो, तो ही वो मैरिज करने के लिए स्वतंत्र है। इसे हम और अच्छे तरीके से इन केसेस के माध्यम से समझ सकते हैं। एक केस लीला वर्सेस लक्ष्मी 1968 इलाहाबाद 683। इस केस में क्या हुआ कि अपील जो है हाई कोर्ट द्वारा कहा गया कि अगर मान लीजिए सेक्शन 15 का वायलेशन करके अगर कोई मैरिज करता है तो फिर जो मैरिज होगी जो दोबारा की वो मैरिज शून्य मान ली जाएगी। अर्थात मैरिज को ही उन्होंने शून्य बता दिया। जो हमने सेक्शन 11 में सेक्शन 5 की क्लोज फर्स्ट 5 की क्लोज फर्स्ट के आधार अगर वायलेशन उल्लंघन होकर कोई मैरिज होती है तो वो मैरिज क्या होगी, शून्य होगी। ऑलरेडी हम इस टॉपिक पे पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि पहली मैरिज भी कंटिन्यू है, अपील जो है वो कर दी गई है तो डिसीजन हुआ नहीं है, तो मैरिज जो है वो दोनों पक्षकार स्वतंत्र नहीं है, अभी भी उनके हस्बैंड वाइफ का स्टेटस रहेगा। तो स्टेटस हस्बैंड वाइफ का है तो फिर वो दोबारा मैरिज करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। अगर इसका वायलेशन करके वो करेंगे सेक्शन 15 का तो फिर बाइगेमी का अपराध बनेगा और मैरिज जो क्या होगी वो सेक्शन 11 में वॉइड डिक्लेयर हो जाएगी। इसी तरह एक और केस लीला गुप्ता वर्सेस लक्ष्मी नारायण 1978 सुप्रीम कोर्ट 1351। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि ऐसे विवाह शून्य तो नहीं है, रहेंगे मान्य, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में लीला वर्सेस लक्ष्मी के केस में जो डिसीजन दिया था उसको पलट करके ये कह दिया कि ऐसे जो केस होंगे मैरिज जो होगी वो शून्य नहीं मानी जाएंगी, क्योंकि न्यूलिटी ऑफ मैरिज जो है वहाँ पे सेक्शन 15 लागू नहीं होता है। न्यूलिटी ऑफ विवाह की अकृतता पे सेक्शन 15 लागू नहीं होता है। सेक्शन 11 में जहाँ मैरिज को वॉइड बताया गया है वो तो सेक्शन 5 की फर्स्ट क्लॉज का वॉयलेशन है, तब मैरिज को वॉइड डिक्लेयर किया गया है। इसी तरह एक और केस चंद्र मोहिनी वर्सेस अविनाश 1987 सुप्रीम कोर्ट 581। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 15 के जो प्रोविजन होंगे कि विवाह विच्छेद के पश्चात वापस से मैरिज कब कर सकते हैं, ये प्रोविजन स्पेशल मैरिज एक्ट में जो मैरिजेज होती हैं उन पर भी लागू होंगे। अर्थात ये देखा जाएगा कि वहां पर भी जिस व्यक्ति की मैरिज विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत हुई है वहां भी उन्हें समुचित समय तक प्रतीक्षा करनी होगी। अर्थात अपील के समय का अवसान होने तक या अपील खारिज होने तक की प्रतीक्षा करनी होगी वापस से मैरिज करने के लिए, और नहीं तो फिर इनकी मैरिज है वो मैरिज नहीं मानी जाएगी जब तक कि अपील का समय अवसान ना हो गया हो या अपील खारिज ना कर दी गई हो। अब आते हैं सेक्शन 17 पे, पनिशमेंट फॉर बाइगेमी। सेक्शन 17 जो है वो यहाँ पे बताना इसलिए आवश्यक है कि कई बार ये मैंने आपको पहले भी बताया, डिस्कस किया अपन लोगों ने। Section 17, any marriage between two Hindus solemnized after the commencement of this act is void if at the date of such marriage either party had a husband or wife living
and the provisions of section 494 and 495 of the Indian Penal Code 45 of 1860 shall apply accordingly। अर्थात इस सेक्शन 16 में जो पनिशमेंट दिया गया है वो बाइगेमी के अपराध के लिए दिया गया है। इसे हम ऑलरेडी सेक्शन 5 कंडीशन फॉर ए हिंदू मैरिज, कंडीशन ऑफ ए हिंदू मैरिज और सेक्शन 11 के फर्स्ट क्लॉज में सेक्शन 11 फर्स्ट कि लिविंग स्पाउस होते हुए अगर कोई व्यक्ति मैरिज करता है तो वो बाइगेमी का अपराधी माना जाएगा। यही इसमें बताया गया है कि इस अधिनियम के अर्थात हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के लागू होने के पश्चात दो हिंदुओं के बीच जब कोई मैरिज हो जाती है, विवाह अनुष्ठापित हो जाता है, तो उन पक्षकारों के अगर जीवित पति या पत्नी हैं और वो कोई मैरिज करते हैं तो वो सेक्शन 494 और 495 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत बाइगेमी के अपराध के द्विविवाह के अपराधी होंगे और वहां उसी प्रोविजन के अनुसार उनको दंड मिलेगा। सेल अप्लाई अकॉर्डिंगली। सेक्शन 494 और 495 के प्रोविजंस उन पे लागू हो जाएंगे और मैरिज जो है वो सेक्शन 11 में वॉइड होगी, जिसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिटेल में हमने इस पे बहुत सारे केसेस देखे थे। एक बहुत लीडिंग केस देखा था डॉक्टर मुखर्जी वर्सेस मुखर्जी, जिसमें उन्होंने अपनी मैरिज सेकंड मैरिज को जब किया तो उन्होंने तीन तरह के अनुष्ठान संपन्न करके किया और कोई भी अनुष्ठान ऐसा नहीं था जो उनमें से दोनों के यहाँ प्रचलन में हो, अर्थात उनकी द्विविवाह जो है बाइगेमी जो है सिद्ध नहीं हो पाई और वो इस प्रकार पनिशमेंट से बच गए। तो जब अगर कोई व्यक्ति अपने लिविंग स्पाउस के होते हुए कोई मैरिज करता है तो वो बाइगेमी का अपराधी बन जाता है। सेक्शन 18 पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सर्टेन अदर कंडीशंस फॉर ए हिंदू मैरिज, कि हिंदू विवाह के लिए अन्य शर्तों के उल्लंघन के लिए क्या पनिशमेंट है या दंड दिया गया है। सेक्शन 18 में सेक्शन 5 में हमने कंडीशन ऑफ ए हिंदू मैरिज पढ़ी, जहाँ पे सेक्शन 5 के फर्स्ट क्लॉज में बताया गया था बाइगेमी कि अगर लिविंग स्पाउस होते हुए कोई दोबारा मैरिज करता है। 5 के सेकंड क्लॉज में कंडीशन ऑफ माइंड बताई गई थी, साउंडनेस ऑफ माइंड, कि अनसाउंड व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जो विवाह के कॉन्सिक्वेंसेज या उसके बाद के इफेक्ट समझने में असमर्थ है या इस हद तक मानसिक विकार से ग्रस्त है कि वो नहीं समझ पाता मैरिज को कॉन्सिक्वेंसेज को, तो फिर उसकी मैरिज जो है। और सेक्शन 5 के थर्ड क्लोज में एज बताई गई थी एंड फोर्थ में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप थी और फिफ्थ में सेपिंडा रिलेशनशिप थी, जो मैंने आपको याद दिलाने की कोशिश की है। सेक्शन 18 उन्हीं के बारे में बताता है कि अगर सेक्शन 5 में जो कंडीशंस दे रखी थी कंडीशन ऑफ ए हिंदू मैरिज, उनमें से अगर किसी का वायलेशन करता होता है और फिर कोई मैरिज होती है तो उसका पनिशमेंट सेक्शन 18 में दिया गया है, जिसे हम आज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 5 के खंड जो क्लोज हैं थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, उनमें जो शर्तें लिखी गई है कंडीशंस बताई गई हैं उसके अधीन अगर विवाह कर लेता है तो फिर वो पनिशमेंट का हकदार होता है। एवरी पर्सन हु प्रोकर्स अ मैरिज ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ to be solemnized under this act in contravention of the conditions specified in clause 3rd, 4th and 5th of section 5 shall be punishable। अर्थात सेक्शन हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के क्लोज सब क्लोज 3, 4 और 5 का उल्लंघन करके कोई मैरिज करेगा तो उसको पनिशमेंट सेक्शन 18 में दिया गया है, जो इस प्रकार है। फर्स्ट बताता है in the case of a contravention of the condition specified in clause 3rd of section 5 with simple infringement which may extend to 15 days or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। अर्थात अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 5 के क्लोज थर्ड में अभी मैंने आप लोगों को जैसा बताया कि एज लिखी गई है, एज आयु के बारे में बताता है। आयु जो है वो वर के लिए 21 वर्ष है और वधु के लिए 18 ईयर्स लिखी गई है। लेकिन आप देखिए कि आज भी हमारे देश में आखा तीज पे या अगुसाओं पे बहुत सारी चाइल्ड मैरिजेस होती हैं। तो पनिशमेंट के बारे में सिर्फ वहाँ पे प्रोविजन बताया गया है, क्योंकि मैरिज तो क्या है कि सेक्शन 5 और सेक्शन 7 जो है सेरेमनी कंप्लीट करके संपन्न की जाती है, इसलिए मैरिज तो
मैरिज ही है, विवाह है, क्योंकि सभी संस्कारों को कंप्लीट करके मैरिज की गई है। लेकिन बस यहाँ सेक्शन 18 में उसके लिए पनिशमेंट बताया गया है, जो कि सिंपल इम्प्रिजमेंट साधारण कारावास से जो 15 दिन तक का हो सकेगा और 1,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ये इसमें बताया गया है कि अगर ऐसा होगा, सेक्शन 5 के क्लोज थर्ड का उल्लंघन करके कोई मैरिज की जाएगी एज के बारे में, तो फिर ये इतना इसमें बहुत नॉमिनल सा चार्जेज है, साधारण कारावास 15 डेज तक का और 1,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों इसमें लगाए जा सकते हैं। इसी तरह क्लोज 2 बताता है, जो ये कहता है कि अगर सेक्शन 5 के क्लोज फोर्थ और फिफ्थ का उल्लंघन करके कोई मैरिज की जाती है, तो फिर इन शर्तों के उल्लंघन के मामले में साधारण कारावास जो 1 महीने तक का हो सकेगा या जुर्माना 1,000 रुपए तक का या फिर दोनों से वो दंडित किया जाएगा। इन द केस ऑफ ए कंट्रावेंशन ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लोज फोर्थ और क्लोज फिफ्थ ऑफ सेक्शन 5 with simple impeachment which may extend to 1 month or with fine may extend to 1,000 rupees or with both, इससे वो दंडित किया जा सकेगा। सेक्शन 5 के क्लोज 4 में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है एंड सेक्शन 5 के क्लोज 5 में सपिंडा रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है। जो मैंने आपको सेक्शन 5 जब बताया था उन दिनों बड़े डिस्क्राइब फॉर्म में बताया था कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप किसे कहेंगे। प्रतिष्ठित नातेदारी पिता के माध्यम से 1976 के अमेंडमेंट से पहले इसमें बहुत ज़्यादा लोग कवर होते थे कि पिता के माध्यम से 7 पीढ़ी तक और माता के माध्यम से 5 पीढ़ियों तक जो उनके रिलेटिव, उनके पति या पत्नी जो होंगे वो आपस में एक दूसरे से प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएंगे, अर्थात वे पक्षकार आपस में विवाह नहीं कर पाएंगे। और अब जो है इसमें कुछ जनरेशन, कुछ डिग्री कम कर दी गई है। पिता के माध्यम से 5 पीढ़ियों तक आने वाले व्यक्ति और माता के माध्यम से 3 पीढ़ियों तक आने वाले व्यक्ति एक दूसरे के, अगर पूर्व में पति या पत्नी रह चुके हैं तो वे एक दूसरे के प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में होंगे, उनमें विवाह मान्य नहीं होगा। इसी तरह सेपिंडा रिलेशनशिप में जो व्यक्ति आते हैं जो पिंडदान करने का अधिकार रखते हैं, अर्थात जो रक्त संबंधी हैं, क्योंकि पिंडदान का अधिकार जो है रक्त संबंधी ही रखते हैं, वे आपस में विवाह नहीं कर सकते। यहाँ पर भी डिग्रियों की गणना 5 और 3 है। पिता के माध्यम से 5 पीढ़ियों तक आने वाले और माता के माध्यम से 3 पीढ़ी के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति एक दूसरे के सपिंडा रिलेशनशिप में आते हैं। अर्थात सेक्शन 5 के क्लोज 4 जिसमें प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, नाम से ही देखिए जैसा पता चल रहा है कि प्रतिष्ठित नातेदारी, जहाँ पे नातेदारी को मना किया गया है। और सेक्शन 5 के क्लोज 5 सपिंडा रिलेशनशिप, जहाँ पे ये कहा गया है कि ये आपस में जो एक दूसरे के सपिंड होंगे वो व्यक्ति आपस में जो है इस तरह का विवाह उनके बीच में मान्य नहीं होगा। जो सेक्शन 18 में उसको इसका उल्लंघन करके अगर कोई मैरिज करता है तो फिर इसके लिए इन्होंने 1 मंथ का पनिशमेंट, सिंपल इम्प्रिजमेंट और 1,000 रुपीज का फाइन या फिर दोनों का प्रावधान किया गया है। आज हम लोगों ने यहाँ पे मैरिज से रिलेटेड सभी सेक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट जो सेक्शंस हम पढ़ेंगे वो है आपके न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित, कि कहाँ इन जो हमने तलाक के केस देखे, डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है, और जो होगा मेंटेनेंस जो है, ठीक है, भरण पोषण जो है। तो जो नेक्स्ट सेक्शन है 19 टू आपके 30 तक, उसमें हम लोग पढ़ेंगे जुरिडिक्शन एंड प्रोसीजर, कि किस तरह हम न्यायालय में याचिका पेश करेंगे, पिटीशन कहाँ पेश की जाएगी, क्योंकि अभी तक हमने डाइवोर्स, जैसे मैंने बताया कि न्यायालय में पिटीशन फाइल कर सकेंगे, तो कैसे होगा और पिटीशन में क्या इंक्लूड है और क्या क्या चीजें आएंगी और कैसे हम इन्हें एविडेंसेस में, और प्रोसीजर क्या होगा, अर्थात जुरिडिक्शन एंड प्रोसीजर नेक्स्ट सेक्शन 19 टू 30 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।